आज की सुबह महाराष्ट्र के लिए बहुत ही दुख भरी खबर लेकर आई। एनसीपी दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे का शिकार हो गया। वो सुबह मुंबई में एक निजी विमान में सवार होकर बारामती के लिए निकले थे, लेकिन लैंडिंग के वक्त ये विमान क्रैश हो गया और अजीत पवार समेत विमान में बैठे सभी 5 लोगों की हादसे में मौत हो गई। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि प्लेन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। डीजीसीए ने विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। अजीत पवार के निधन की खबर से हर कोई गमगीन हो गया। उनके कई करीबियों की इस दौरान आंखें छलक पड़ी। देश के दिग्गज नेताओं ने नम आंखों से अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज के दिन को महाराष्ट्र के लिए बेहद मुश्किल बताया। उन्होंने अजीत पवार की मौत को राज्य के लिए बड़ा झटका बताते हुए 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने सहयोगी अजीत पवार की मौत को गहरा झटका बताया है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है। उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले। देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे। अजीत पवार के विमान हादसे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but we work very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं संसद के बजट सत्र की। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। अपने भाषण में राष्ट्रपति ने साल 2026 की अहमियत को रेखांकित करते हुए कहा कि 21वीं सदी के 25 साल भारत की प्रगति के साल रहे। इनमें से पिछले 10 से 11 साल में देश में समृद्धि आई, रिफॉर्म्स हुए और देशवासियों की आय भी बढ़ी है। अब 2047 तक विकसित भारत का निर्माण सरकार का लक्ष्य है। राष्ट्रपति ने तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की सफलता को गरीबी और असमानता कम करने से जोड़ा। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है।
बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया है। हमारे संविधान भी हमें यही प्रेरणा देता है। सच्चा सामाजिक न्याय यानी देश के हर नागरिक को उसका पूरा हक मिले, बिना किसी भेदभाव से मिले। मेरी सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है। बीते 11 वर्षों में देश की आर्थिक नींव बहुत मजबूत हुई है। दुनिया में अनेक प्रकार के संकटों के बावजूद भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। भारत ने महंगाई दर को कम रखने के अपने रिकॉर्ड को और बेहतर किया है। इसका सीधा फायदा देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हो रहा है। मेरी सरकार ने नीतियों के कारण देशवासियों की आय बढ़ी है, बचत बढ़ी है और खरीद शक्ति में भी वृद्धि हुई है। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो सहमति हुई है, मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। चलिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से और जानते हैं कि संसद के बजट सत्र में कौन सी बड़ी चीजें हैं जो शामिल होती हुई दिखाई देंगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। पूरे बजट सत्र को देखा जाए तो क्या इसकी अहमियत है, कौन सी बड़ी चीजें इसमें होती हुई दिखेंगी? देखिए, ये बजट सत्र कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण के साथ ही सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। अब कल यहाँ पे आर्थिक सर्वे पेश होगा। आर्थिक सर्वे कल लोकसभा में सबसे पहले पेश होगा। जैसे ही प्रश्नकाल खत्म होगा उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। ये कई मायनों में महत्वपूर्ण इस बारे में होगा कि 2026 में कैसा आर्थिक विकास की रफ्तार कैसे रहने वाली है, उसका एक अनुमान आएगा और इस अनुमान को कैसे, उस आर्थिक विकास की रफ्तार को कैसे पाया जा सकता है, इसकी एक रूपरेखा निकल कर सामने आएगी। साथ ही साथ क्या क्या चुनौतियां हैं उसकी भी एक तरह से उसका जिक्र आपको आर्थिक सर्वे में देखने को मिलेगा, जो एक तरीके से 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया उसका रोड मैप भी यहाँ से निकल कर आने की संभावना है। और उसके अगले ही दिन 30 और 31 को छुट्टी है और 1 फरवरी को रविवार के दिन आम बजट पेश किया जाएगा। वो बजट 11 बजे पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट होगा। ये अपने आप में रिकॉर्ड बजट है और बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल है। निवेशकों को भारत में निवेश करने के मौके देने की बातचीत की जा रही है और बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया, तो उसको मिशन मोड पर कैसे आगे काम करना है उसके भी कई सारे ठोस ऐलान हो सकते हैं। इसलिए ये बजट कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके बजट सत्र की शुरुआत आज हो चुकी है। हालांकि थोड़े से हंगामादार रहने के आसार है, जिसकी झलक आज देखने को मिल गई। विपक्षी पार्टियां कई मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश में अभी से जुट गई हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही आपको बता दें, बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक रेल टिकट में सीनियर सिटीजन कंसेशन फिर से बहाल करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय ने इस बारे में वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। हालांकि सीनियर सिटीजन कंसेशन बहाल करने पर फिलहाल अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कोविड के दौरान मार्च 2020 में रेलवे में सीनियर सिटीजन कंसेशन पर रोक लगा दी गई थी, जो अब तक जारी है। तो बजट में अब सिर्फ 3 दिन ही रह गए हैं। बाजार की बजट में किन बड़े नंबर्स पर नजर रहेगी, बता रहे हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। जी, तो सबसे पहले CNBC आवाज पे समझ लीजिए बजट के बड़े आंकड़े, बजट के बिग नंबर्स। और सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो बाजार के फोकस में रहता है। और FY 26 की बात करें, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो 4.4% के आसपास फिस्कल डेफिसिट होने का अनुमान है। और अगले वित्त वर्ष के लिए जो एस्टिमेट होगा वो 4.2% के आसपास पेग कर रहे हैं ब्रोकरेजेस। इसके अलावा जो अहम आंकड़ा होता है बजट में देखने लायक, वो होता है केपेक्स और GDP का। GDP की बात करें तो नॉमिनल GDP करंट ईयर का लगभग 8% और अगले वित्त वर्ष के लिए 10% के आसपास पेग होने की संभावना है। और अगर हम डाइवेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ 60 से 80 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में सरकार FY 27 का डाइवेस्टमेंट टारगेट फिक्स कर सकती है। करंट ईयर में शॉर्टफॉल है, लेकिन अगले साल में शायद ये नंबर अचीवेबल होने की गुंजाइश ब्रोकरेज जता रहे हैं। और अगर हम केपेक्स की बात करें तो ये भी एक आंकड़ा है जो बाजार
बहुत नज़दीक से देखेगा। FY26 के लिए लगभग 11 साढ़े 11 लाख करोड़ रुपए के बीच में ये फिगर होना चाहिए, जो 10% बढ़ के अगले फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्टेशन है लगभग 12.5 लाख करोड़ के पार जाने की। तो कहीं ना कहीं ये केपेक्स का फिगर है जो काफ़ी अहम बाजार इसको मानेगा। लेकिन अगर हम FY26 के की आंकड़ों की बात करें तो जो ग्रॉस बोरोइंग है वो लगभग 14.8 लाख करोड़ के आसपास होनी चाहिए। नेट बेसिस पे सरकार शायद 11 लाख करोड़ के आसपास बोरो करती हुई दिखाई पड़े और कुल बजट का आउटले जो है इस साल सरकार 51 लाख करोड़ रुपए के आसपास रख सकती है। और अगले साल के बोरोइंग टारगेट्स की बात करें, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स के हिसाब से काफ़ी अहम आंकड़ा रहेगा, नेट बेसिस पे अनुमान है लगभग 12.5 लाख करोड़ की बोरोइंग का सरकार की तरफ से। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार में फरवरी सीरीज का शानदार आगाज हुआ। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त पर बंद हुए। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में शानदार तेजी देखने को मिली। बाजार में कैसा रहा कारोबार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो टेक्निकली हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और शानदार गेन्स बाजार ने आज बंद होते होते दिखाए हैं। निफ्टी की बात करी जाए तो करीब करीब 200 अंकों की मजबूती देखने को मिली है। बैंकिंग शेयर्स में अच्छा खासा आज इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर बाकी के सेक्टर्स की भी बात करी जाए तो चमक वहां पे भी अच्छी खासी देखने को मिली है। देखिए बैंकिंग में अच्छी खासी तेजी, फाइनेंशियल्स, इसके साथ ही साथ डिफेंस पैक देखिए आज करीबन 7% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया है। एनर्जी पैक में, ऑयल एंड गैस में भी अच्छी खासी शानदार तेजी देखने को मिली है। केवल 2 ही इंडेक्स ऐसे हैं जहां पे थोड़ा पेन था, वो है FMCG और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल। अब बात कर ली जाए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा है। निफ्टी में बढ़ने वालों में BEL नंबर्स आए, नंबर शानदार नंबर्स के बाद एक बार तो ऐसा देखा गया था कि 10% का हमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला था। ONGC, कोल इंडिया, इटर्नल, शानदार तेजी यहां पे देखी गई। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं कि कहां पे गिरावट देखने को मिली है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, देखिए नंबर्स अच्छे आए थे लेकिन थोड़ा सा मार्केट इसको लेके कंफ्यूज है। उसके बाद कोटक की रिपोर्ट भी आई है, वो भी थोड़ा सा वैल्यूएशन को लेके टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। एशियन पेंट्स मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी सी बाजार को पसंद नहीं आई। ब्रोकरेज भी यहाँ पे काफी ज्यादा बेरिश है। मारुति सुजुकी नंबर्स के बाद यहाँ पे वापस से एक रिकवरी देखी गई है। और मैक्स हेल्थ केयर की बात करी जाए तो 2% का जंप की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिली है। अब बात करते हैं सेक्टर। देखिए ऑयल एंड गैस में शानदार इजाफा, बिकॉज जो क्रूड का भाव है उसमें शानदार तेजी देखने को मिली थी, जिसके बाद हमें ऑयल इंडिया, ONGC, गेल जैसे काउंटर में एक शानदार इजाफा देखने को मिला। इसके अलावा भी काफी सारे बजिंग स्टॉक्स हैं जहां पे आज जो मोमेंटम है हमें देखने को मिला। देखिए सबसे पहले BEL नंबर्स की हमने पहले ही बात कर ली थी। नंबर्स आए, नंबर्स काफी रोबस्ट, एक्सपेक्टेशन जो लगाई गई थी वहां से भी अच्छे खासे नंबर्स। एशियन पेंट्स स्ट्रीट को पसंद नहीं आए नंबर्स। टाटा कंज्यूमर यहाँ पे थोड़े से मिक्स व्यूज बने हुए हैं और मारुति सुजुकी नंबर्स यहाँ पे अच्छे आए हैं। उसके बाद ये रिकवरी देखी गई है। हालांकि आपको 2.5% की कमजोरी देखने को मिलेगी, लेकिन कमजोरी इससे पहले काफी गहरी थी, वो रिकवर होती हुई नजर पड़ी है। चलिए बात करते हैं सोने चांदी के दाम की, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार तीसरे दिन सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर है। आज 1 किलो चांदी की कीमत 3,83,000 रुपए के करीब पहुंच गई। 2 दिन में चांदी की कीमत 44,000 के करीब महंगी हुई है। वहीं 10 ग्राम सोने का भाव 1,65,000 रुपए के करीब पहुंच गया है। 2 दिन में सोना 9,500 के करीब महंगा हुआ है। डॉलर में कमजोरी और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती टेंशन की वजह से सोने चांदी की कीमतों में आंधी मची हुई है। अब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बदलना या फिर एड्रेस को अपडेट करना, ये सब आप घर बैठे ही कर पाएंगे। आज आधार अथॉरिटी ने नया आधार एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसमें और क्या कुछ फीचर्स हैं, बता रहे हैं असीम मनचंदा। आधार कार्ड आजकल हर एक व्यक्ति की जरूरत बन गया है। आपको बैंक में खाता खुलवाना है, नया सिम कार्ड लेना है या फिर कोई भी सरकारी सर्विसेज लेनी है तो आपको आधार कार्ड चाहिए और आपको टाइम टाइम पर इसको अपडेट भी कराना है। तो अब आपको उसके लिए आधार सेंटर जाने की जरूरत आपकी खत्म हो जाएगी। आधार अथॉरिटी ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। आइए आपको बताते हैं इसमें क्या क्या फीचर है। सबसे पहले तो इसके अंदर अगर आपको अपना मोबाइल नंबर आधार के अंदर अपडेट करना है तो आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। इस ऐप के जरिए आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं। आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है, आप वो भी इसके जरिए आसानी से अपडेट कर सकते हैं।
अपने 5 फैमिली मेंबर्स के प्रोफाइल इसके अंदर रख सकते हैं, उनका आधार अपडेट आप इसके जरिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ खासतौर पे अगर आपको बायोमेट्रिक्स अपने लॉक करने हैं, अनलॉक करने हैं, कोई उनका गलत इस्तेमाल ना करे, तो इस ऐप के जरिए आप बहुत आसानी से उसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और नया फीचर इसके अंदर ऐड किया गया है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपना आधार नंबर, जितना आपको डेटा उसको देना है, चाहे आपको उसका मोबाइल नंबर देना है, नाम देना है, फोटो देनी है या एड्रेस देनी है, तो आप चूज कर सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति के पास आपको कितनी जानकारी आपको देनी है और उसी हिसाब से आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज बात, कोई व्यक्ति आपको आधार देता है तो आप उसका वेरिफिकेशन करना, तो आप बहुत आसानी से इसी ऐप के जरिए उस आधार का वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये असली आधार है या नहीं है, उसका नाम सही है या नहीं है, उसका पता सही है या नहीं है। और इसके साथ साथ एक और फीचर है कि आप इसको कॉन्टैक्ट के जरिए इसको आप शेयर कर सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप कॉन्टैक्ट शेयर करना चाहते हैं तो आधार कार्ड का नाम और नंबर आप उसके साथ इसके जरिए शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे नए फीचर्स हैं जिनकी आज से शुरुआत आधार अथॉरिटी ने कर दी है। आगे भी इसमें और नए फीचर्स ऐड होते रहेंगे, जिससे कि आपकी आधार सेंटर में जाने की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस ने भी बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून बना दिया है। क्या भारत में भी ऐसे कानून की जरूरत है? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। सोशल मीडिया बैन, ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से सबसे ज्यादा फायदा टेक्सटाइल सेक्टर को होगा। इस मुद्दे पर टेक्सटाइल सेक्टर के जानकारों से बातचीत की संवाददाता केतन जोशी ने। अब टेक्सटाइल सेक्टर का भविष्य कैसा है वो जानते हैं एक्सपर्ट से। बताइए क्या आपको लग रहा है? ये EU का जो ट्रेड डील अभी FTA अनाउंस हुआ है, ये इंडिया टेक्सटाइल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उसमें जैसे आगे अमेरिका का 50% टैरिफ को काउंटर अपने बफर समझे उसको, इसके लिए वो सेम बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट हो गई है। तो एक तो मैं जो समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इतना 50,000, 60,000, 70,000 करीब करोड़ का 2-3 साल में अपने इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा टेक्सटाइल में, और लगभग 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख तक की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गए। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और अब समझो कि भी अपने जो अपॉर्चुनिटी इज वेरी बिग, बट एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो की हियर। भरत भाई, आप क्या देखते हैं भविष्य? अब नहीं, ये जो डील हुई है कल, इट्स ए गेम चेंजर, और इस तरह की डील कभी हुई नहीं, न भूतो न भविष्य थी। और हम आज 27 कंट्रीज में हमको जीरो ड्यूटी एक्सेस मिला है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा इंडियन बिजनेसमैन को लेना चाहिए, और सब व्यापारी है तो जरूर लेंगे। इसका $7 बिलियन अभी तक का हमारा शेयर है यूरोप के अंदर। ये शेयर $7 बिलियन से $30 बिलियन विद इन 3 years विल बी अचीव्ड बाय इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक 12% ड्यूटी इंडियन कपड़े पे या एपरल्स पे लगती थी, वो जीरो होने वाली है। जो फायदा अभी तक बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका ले रहे थे, तो दैट इज विल बी एट पार विद देम। तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरा है कि ये आज 99 प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री मिल गया है एक्सेस, तो इसके कारण मल्टीपल वैल्यू चेन के अंदर, वेदर इट इज कॉटन जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग टू गारमेंटिंग, ये सब सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। भारत का अपना रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने का काम जल्द शुरू हो सकता है। हैदराबाद में चल रहे विंग्स इंडिया एयर शो का मुख्य आकर्षण था SJ-100। इस एयरक्राफ्ट में क्या कुछ खासियत है, बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। विंग्स इंडिया का सबसे बड़ा आकर्षण है मेरे पीछे, ये है SJ-100 यानी कि सुपर जेट 100। भारत और रूस के बीच एविएशन की पार्टनरशिप का एक बहुत ही अनूठा एग्जाम्पल है ये। दरअसल 2025 अक्टूबर में भारत की HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के बीच एक समझौता हुआ था, एक MOU हुआ था एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसमें HAL इस एयरक्राफ्ट को बनाएगी भारत में, और इसका जो इस्तेमाल होगा वो रीजनल ट्रांसपोर्ट के लिए होगा, रीजनल एयरक्राफ्ट के रूप में इसे बनाया जाएगा। और कई सारी खूबियों के साथ है SJ-100। इसकी अगर खासियत की बात करें तो इसकी जो रेंज है टोटल 3000 किलोमीटर
किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। साथ ही इसके अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 103 सीटर ये है, ये नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है और बहुत जल्दी इस पे जो है एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा, एक साइंटिफिक और टेक्निकल ग्रुप बनेगा जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे काम करेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो 1988 के बाद ये पहली बार होगा कि भारत में एक रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनेगा। दरअसल भारत बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि भारत में ही एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी और अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाती है जो यहाँ डिस्प्ले में है तो पहली बार ऐसा होगा कई सालों में कि भारत एक रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना सकेगा। और इस बारे में आगे योजना क्या है जानने के लिए HAL के CMD डॉक्टर DK सुनील से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। आइए आपको दिखाते हैं। सर, जिस मौके का इंतजार था वो फाइनली यहाँ पे है, SJ100 हमारे पास है। काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था। अगर मैं आपसे पूछूं टाइमलाइन क्या रखा है आपने, कब तक हम सोचेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग या उसकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और कब तक पहला हम डिलीवर करने की स्थिति में होंगे? तो हमारे 3 स्टेज प्रोसेस हमने सोचा था कि पहले SJ100 को विंग्स इंडिया में लाएंगे और शोकेस करेंगे कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है। और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है, इसका फिनिश देखिए और एकदम वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट है। तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप हम इसको कुछ फ्लाईओवर लीज करेंगे, 5-10 फ्लाईओवर कंडीशन से वहाँ से लाएंगे और हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको देके इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। और 3 साल में हमारी उम्मीद है कि 3 साल में हम इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इनिशियली SKD CKD जैसे फाइनल असेंबली लाइन करेंगे और स्लोली वी विल गो ऑन इंक्रीजिंग द इंडिजिनस जितना बनेगा HAL। सो दिस इज द लॉन्ग टर्म कि 3 इयर्स में वी विल स्टार्ट बिल्डिंग द फर्स्ट एयरक्राफ्ट। जी, क्योंकि रीजनल एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़रूरत है भारत में। क्या हम मान सकते हैं कि इतने सालों में पहला जो हम रीजनल एयरक्राफ्ट भारत में देख सकेंगे बनता वो SJ100 होगा? जी हाँ, अब हमने तो शुरू किया है ऑलरेडी। आप देख रहे हैं UAC हमारे साथ है जो कि बहुत ही कैपेबल कंपनी है और हमारे इन्वेस्टमेंट्स इसी में फोकस्ड रहेंगे। और ये विंग्स इंडिया के बाद हम इस पे काम करेंगे कि इसको कैसे प्रोडक्शन करें, किस प्लांट्स में करेंगे, कौन से प्राइवेट सेक्टर और कंपनीज के साथ काम करेंगे। सो इस पे अब फोकस है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।